नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश के फैसले की। कुछ राज्यों में यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो फैसला रहा आपके सामने है। राजस्थान, उत्तराखंड सहित कई राज्य यानी कि 14 राज्य जिनकी 48 सीट, वायनाड की सीट पर बड़ी जीत दर्ज कराई है प्रियंका गांधी ने। उनकी पहली पारी होगी और हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं जो पूरे हमारे साथ इलेक्शन कैंपेन का सफर भी उन्होंने तय किया। बीच बीच में अपने ओपिनियंस उन्होंने दी। हमारे साथ ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आदित्य कांत जी जुड़े हुए हैं और राजीव जैन साहब जुड़े हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार। ओम जी, क्या लगता है रिजल्ट्स को लेकर के, ये चौंकाने वाले परिणाम कहूं या फिर अपेक्षित थे? देखिए, चौंकाने वाले परिणाम तो नहीं कह सकते क्योंकि एक स्ट्रेटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी सक्सेसफुल गई और आइडेंटिफाई नहीं हुई। लोग समझ रहे थे कि महाराष्ट्र में आरक्षण, ये मराठा का जो आरक्षण वाला सिलसिला है वो, और वो जो महिलाओं को जो जुलाई के महीने से जो सहायता देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इनमें से कोई चीज क्लिक कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरीके का नेतृत्व रहा, बिगड़ बांटे हुए जिस तरीके से पूरा गठबंधन गया मैदान में, और इंडिया गठबंधन बटा बटा नजर आ रहा था। हर कोई अपनी अपनी झपली बजाने की कोशिश कर रहा था। ये समझ रहा था कि अब तो बिल्कुल 288 में सिर्फ 145 हमारे आ गई और हम लोग ऐसा कर लेंगे। तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उठाया और संगठन ने उठाया और जुबान को नियंत्रण में रखा। इस दौरान अपने नेतृत्व को लेकर के जिस तरह की जुबानें आई थी वो बड़ा, तो उसमें फिर मतदान हुआ। लोगों को ये अहंकार पसंद नहीं आता है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं और उनको कुछ इस तरीके से बोलें कि जैसे वो कुछ समझते नहीं है। लोगों ने अपने मन से सारा से 6 हिस्सों में बटा हुआ है महाराष्ट्र, और जिस तरीके से वोट पड़े हैं, न वो उद्धव शिवसेना को गांठा उन्होंने, न किसी दूसरे संगठन को, अमर साहब को गांठा, न कांग्रेस को गांठा। जिसको जहां कुछ देना था दे दिया, वरना तो सोच रहे थे कि मराठावाड़ा में और कोंकण वाले प्रदेश में इनको बहुत ओबीसी के वोट मिलेंगे और साथ साथ में इनके वो, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं वैसा उस तरीके से। लेकिन ठीक इसके विपरीत आपको वहाँ झारखंड में देखने को मिलता है, तो वो बहुत अलग किस्म का है और उसका एक बड़ा क्लियर पिक्चर थी, उसमें कोई डाउट भी नहीं था। लेकिन यहाँ बड़ी गड़बड़ थी और कई सारे, क्योंकि पार्टियां बहुत थी, 3 पार्टियां थी, 3 इधर और 3 इधर। वहाँ इस तरह का सीन नहीं था, तो वो साफ साफ नजर आ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है, वो हो गया। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब आप ये मान के चलिए कि अगर घोषणा पत्रों के माध्यम से कोई बात होती हो तो वो नहीं है। जिस फ्री बी को लेकर के बड़ा ऐतराज किया जा रहा था कि साहब ये बांटा जा रहा है पैसा लोगों के लिए, लेकिन सचमुच में जिनको जरूरत है, जो तकलीफें महसूस करते हैं, 2,40,00,000 मतदाता महिलाएं थी और उनके पास में अगर हर महीने 1,500 रुपये पहुंच रहे हैं, तो जिस घर में खाने को ठीक से नहीं होता है, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। और ये हमने देखा ही है कि कितनी सुसाइड्स होती नहीं है पीजेंट्री में इन सारी बातों को, तकलीफों को लेकर के। और जो छत्रप है, जो लीडर हैं बहुत बड़े बड़े, उनके लिए तकलीफें नहीं, वो सिर्फ आंसू बहाते हैं आर्टिफिशियली। और जब कभी जनता का मौका पड़ता है तो जनता कैसे बरसती है, ये महाराष्ट्र इसका उदाहरण है और इससे समझ लेना चाहिए। और सचमुच में तारीफ की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की। बात हम बहुत पहले से करते रहे, हमेशा करते रहे। ना इत्तेफाकिया बयान करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से परे कुछ नजर आता है तो बयान करते हैं, बाकी इसमें कोई शक नहीं कि वो संगठन है और संगठन का पूरा लाभ मिला है। और कांग्रेस बिखरा था सारा, उनके पास में जो दो तीन हीरो हैं और जिनके पास में अपना आइडियल है, अपनी घोषणा पत्र, अपनी बातें हैं, वो करते रहे। उनका इम्पैक्ट जो कुछ होना था भाई, वायनाड की आप सीट देख लीजिए कितना हो, तो वो एक इन जनरल कंप्लीटली जो होना चाहिए संगठन के लेवल पे, वो उस तरीके से बंधा हुआ नजर नहीं आया, बिखरा नजर आया। और इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति बड़े बेहतर तरीके से दिखाई। और साथ साथ में जिस तरीके से जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कैसे अपने आप को डिमोट किया और डिमोट करके कोई आंखें नहीं दिखाई इधर उधर की, और संगठन के जो भी आदेश थे उनको उस तरीके से पूरा किया। और इसको अब राजस्थान में आ जाए तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तो जो चेहरे अपने आप को समझते थे कि हमारे से ही सारी दुनिया चल रही है, चाहे वो
दौसा में हो, चाहे वो क्यूसर में हो, चाहे और झुंझुनू में हो, इन सबको पता लग गया कि जनमानस को इतनी आसानी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जनमानस बिल्कुल आप सही सही कह रहे हैं। देखिए हम पहले भी बात कर रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले भी बात कर रहे थे कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सीटों से ज्यादा लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर के थी चुनाव परिणाम पे कि खींवसर से क्या होगा। इसी तरह से 84 में राजकुमार रोध की साख दांव पे लगी थी कि सांसद या बीएपी अपनी सीट कायम रख पाएगी। किरोड़ीलाल मीणा पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या होगा, झुंझुनू में क्या होगा, क्या ओला परिवार अपना दमखम लगाए रखेगा, बना पाएगा। लेकिन 4 ऐसी सीट थी जिन पे, यूं तो हर सीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 सीट जिन पर विशेष रूप से साख की बात थी कि इन नेताओं की साख का क्या होगा। उस सीट से ज्यादा, सिंबल से ज्यादा उन नेताओं जो वहां से जुड़े हुए थे। बेशक हनुमान बेनीवाल की पत्नी ने चुनाव लड़ा खींवसर में, लेकिन उनका पूरा वो लगा हुआ था जो उसे बचा नहीं पाए। खींवसर में के साथ साथ झुंझुनू में भी यही हुआ। किरोड़ीलाल मीणा को लोग जानते थे, दौसा सीट अभी कहा कि उनके एक तरह से खंजर घोंपा गया है उनके साथ। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ट्वीट भी किया उन्होंने। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। राजस्थान हो चाहे देश के माहौल की बात करें, इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ कहीं ऐसा लगता है कि हरियाणा की जीत और हार का सबक लिया नहीं लिया, उसका कोई इम्पैक्ट आया है, या बिल्कुल इंसिडेंट्स ही कुछ ऐसे बने कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था? देखिए योगेंद्र जी, हरियाणा के चुनाव का तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उनसे विरोधी दलों ने, भाजपा के जो विरोधी दल हैं, उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। वो लोकसभा चुनाव में ये जो नतीजे आए उससे ये मान चुके थे कि अब राज्यों में तो हम आसानी से जीत जाएंगे बिना कोई मेहनत किए। तो हरियाणा भुगत लिया कांग्रेस ने, वहां जो स्थिति हुई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें गैर भाजपा दलों को मिली थी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना को। तो वहां वो लोग ये मान बैठे थे कि विधानसभा के चुनाव में तो हम आसानी से फतेह कर लेंगे और सरकार बना लेंगे। लेकिन भाजपा ने उन चीजों से सबक लिया, उसने फूक फूक के कदम रखे, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आई, उसने पूरे ग्राउंड लेवल पे मेहनत की। अब आप देखिए अभी तक जो नतीजे आए हैं, 288 में से 232 या 36 सीटें मतलब महायुति जो भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन है उसने जीती। बहुमत के लिए 144 सीटें चाहिए, लेकिन भाजपा अकेली 135 के आसपास पहुंच रही है। तो कितना बड़ा मतलब अंतर है। जो कांग्रेस जैसी पार्टी जो 90 से पहले वहां पूर्ण बहुमत की सरकार की बनती थी, वो सिर्फ 15 सीटों पे सिमट गई। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाले जो अपनी चीज समझते थे कि महाराष्ट्र में तो शिवसेना हम ही है, हम जो कर देंगे वो है, वो 15 या 20 सीटों पे, शरद पवार 10-12 सीटों पर। अब आप देखिए मराठा नेता के रूप में शरद पवार एक सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन इस चुनाव ने, विधानसभा चुनाव, एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा मराठा नेता साबित कर दिया। वो 57-58 सीटें लेकर आए थे। एकनाथ शिंदे अब शरद पवार से भी बड़े मराठा सत्रप के रूप में पहचाने जाएंगे इस चुनाव के नतीजे से। लेकिन अब आप देखिए झारखंड में एकदम उल्टा हुआ। वहां भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादा सीटें मिली तो झारखंड उसकी झोली में आ जाएगा, लेकिन नतीजा वहां अलग मिला, भाजपा के खिलाफ वहां नतीजा मिला। तो जनता का मूड अलग रहता है, लोकसभा में कैसे देती है, विधानसभा में कैसे देती है। इसके साथ संगठन की क्षमता जो एक महाराष्ट्र में दिखी, भाजपा ने जो उसके सहयोगी दल थे उनको भी झोली भर के वोट दिलवाए, तो उनकी भी संख्या मतलब इतनी बड़ी बन गई। जो शिवसेना और ये अजीत पवार की पार्टी थी, वो दूसरे अपने मूल पार्टियों से टुकड़े होके निकली थी, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि असली वो ही है। तो ये सब चीजें हुई। राजस्थान के संदर्भ में जहां तक आपने बात की, तो राजस्थान के जो 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का जो मैं अपने हिसाब से देखता हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता ने परिवारवाद को नकार दिया। सीधे सीधे 5 सीटों पे राजनीतिक दलों ने अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाया, तो उसमें 4 सीटें तो बिल्कुल ही हार गई। जैसे दौसा में किरोड़ीलाल का परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे थी, झुंझुनू में ओला परिवार की थी, खींवसर में हनुमान बेनीवाल की थी, और रामगढ़ में जुबेर खान के परिवार की थी। सिर्फ एक सीट, सलुम्बर वाली सीट, बड़ी मुश्किल से, मामूली अंतर से भाजपा जीत पाई। जो वहां के दिवंगत विधायक थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, वो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती। वो सहानुभूति का फैक्टर रामगढ़ में नहीं चल पाया, वहां परिवारवाद को नकारा। और 3 सीटें तो सीधे तौर पर
वहां की जनता ने, उस क्षेत्र की जनता ने कहीं ना कहीं इस चीज को नकार दिया कि नहीं, नए चेहरे आने चाहिए, परिवारवाद कब तक चलेगा। तो अब ये नेताओं की तो फितरत ऐसी होती है कि 3 महीने बाद यदि फिर चुनाव आ जाएगा तो फिर अपने परिवार के लोगों को ही आगे लाएंगे, वो इस हार के वो कारण भी ढूंढ लेंगे। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इनको नकार रही है, परिवारवाद को, कि आप परिवार से ही चीजें लाते हैं। दौसा की सीट का मतलब ज्वलंत उदाहरण है, वहां बिल्कुल नकारा है। अब जो नतीजा है राजस्थान के संदर्भ में, उसका आकलन नेताओं की प्रतिष्ठाओं से जुड़ा हुआ। भाजपा ने जरूर, जो उसकी एक सीट थी 7 में से 5 सीटें जीत ली, तो जो संगठन प्रमुख है मदन राठौड़, उनकी एक मेहनत, जो सांगठनिक तौर पे जो उन्होंने की कार्रवाई, एक धरातल पर जिस तरीके से संगठन को जो करा, मंत्रियों की ड्यूटी लगी, पदाधिकारियों को एक एक जगह भेजा, तो उसमें कहीं एकजुटता थी, तो नतीजे उनके पक्ष में आए। उससे मुख्यमंत्री का भी एक कद बना, जो उनको लेके अस्थिरता का माहौल जो चलता रहता है, आप और हम सब सुनते हैं जो फील्ड में रहते हैं कि मुख्यमंत्री कब तक रहे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अब स्थिरता, कुछ मजबूती उस रूप में भी मिली। आला कमान के सामने थोड़ा कद उनका भी बड़ा होगा इन नतीजों से। लेकिन भाजपा नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी फितरत अब आप और हम सब जानते हैं, वो कब कितने दिन तक किसको रखता है, क्या नहीं रखता, वो एक अलग बात है। लेकिन नतीजों ने यह साबित किया कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनका कद निश्चित रूप से इन नतीजों से बढ़ा। कांग्रेस में थोड़ा उलट हुआ। अब कांग्रेस में 3 सीटों पर तो सीधे सीधे सचिन पायलट की प्रतिष्ठा थी, सिर्फ दौसा सीट वो जीते हैं मामूली अंतर से। लेकिन वो झुंझुनू और जो टोंक जिले की थी देवली उनियारा सीट, उस पर तो सीधे तौर पर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा थी कि वो जो तीनों विधायक पहले से जो सांसद बने, वो उनके खेमे के थे। बगावत के समय मानेसर में उनके साथ पूरे जुटे रहे, उनको बाद में। अब ये राजीव जी कुछ ऐसा है कि देखिए, किरोड़ीलाल मीणा के लिए ये कहा जाता है कि वहां पे जनरल की सीट थी, एसटी और एससी दोनों को टिकट दे दिया, दोनों पार्टियों ने। वहां भी नोटा का भी अगर अंतर देखेंगे तो वहां पे काफी लोगों ने उसको चूज किया है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं। हाँ, एक दौसा के नतीजे से ये भी है कि जो एक प्रभावशाली जाति जो थी वहां की, दौसा की जनरल सीट होते हुए मीणा समाज का मतलब 20-25 साल से वहां विधायक बनता आ रहा था। लेकिन इस बार वापस से स्थिति ये रही कि भाजपा ने उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस ने परिवर्तन किया इसमें, कांग्रेस ने बैरवा जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं उनको टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं जो जनरल मतदाता था उसके मानस में ये भी रहा होगा कि भाई एक जाति विशेष, समाज विशेष से पीछा छुड़ाया जाए। उसके लिए उनको, चाहे वो दूसरी तरफ बैरवा समुदाय का जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, एक अनुसूचित जाति का, बैरवा एक और कोली समाज जो अनुसूचित जाति में, वो इतने मतलब सर्वव्यापी होते हैं, जनरल कास्ट उनको चाहती है कि भाई और जो ताकतवर जाति की बजाय तो इस समुदाय का एमएलए एमपी बन जाए। क्योंकि ये भरतपुर या बयाना लोकसभा सीटों पर भी पूर्व में देखा गया है कि वहां जाटव समुदाय जो ताकतवर होता है उसकी बजाय कोली समुदाय का व्यक्ति आराम से चुनाव जीत जाता है। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो दूसरे समाज होते हैं, जो जनरल कास्ट जिनको कहा जा सकता है, तो उनमें ये भावना रहती है कि किसी ताकतवर समाज की बजाय तो किसी जो लिबरल टाइप का समाज का व्यक्ति है उसको चुनाव जीता दिया जाए। तो दौसा का नतीजा एक उस रूप में भी होता है, लेकिन हार जीत के कई कारण होते हैं, उनमें एक ये भी हो सकता है। राजीव जी, एक बार मैं जरा सुनाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजन लाल बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। एक बार मैं जरा सुनाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने देखो, फोटो खींच रहा हूँ। वापस से हमारे पैनलिस्ट के साथ में हूं मैं। आदित्य कांत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। और अगर हम देखें चुनाव परिणाम का क्या इम्पैक्ट है, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। जिस तरह से पार्लियामेंट सेशन से पहले अडानी का मामला यूएस के जरिए वापस ये बाहर आया है,
उसको लेकर हमलावर थी कांग्रेस। लेकिन चुनाव परिणाम खासकर महाराष्ट्र के और जिन राज्यों में चुनाव परिणाम आए, केवल झारखंड से जरूर संजीवनी मिली है कांग्रेस को, इंडिया ब्लॉक को। तो यहाँ ये बचाव के लिए काफी अगर हंगामा होगा 25 तारीख से पार्लियामेंट में, तो काफी काउंटर करेंगे ये चुनाव परिणाम सत्ता पक्ष के लिए। ये कितना काउंटर करेंगे ये तो क्या मुश्किल है, पर डेफिनेटली अब कांग्रेस का जो मोमेंटम था अभी तक का, उस पे तो फर्क पड़ेगा। जितने पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि जैसे ही ये सामने आया था कि अडानी इंडाइट हुए हैं, कांग्रेस काफी अग्रेसिव हो गई थी उसको लेके, और मीडिया का फोकस भी उसी तरफ हो गया था अडानी वाले इशू पे ही। बट आई थिंक आज के जो इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहे होंगे, और अब इन्हें स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी भी देख रहा था कि पवन खेड़ा जी अगेन 2-4 इश्यूज पे बात कर रहे थे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड अगेन उन्होंने झारखंड की बात की है कि चलो वहाँ ठीक है, बट अगेन उन्होंने बीच में ईवीएम के इशू को रेज करने की बात वो बीच में कर रहे थे। अब उसमें आई थिंक कांग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पिछले अपने इलेक्शन से, जैसे पिछले पैनलिस्ट ने भी कहा है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को इलेक्शंस के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस को हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, और हर दिन डायनामिक्स बदलती रहती है, लेकिन वो अभी भी इसी, और जो मुद्दे लोकसभा के लिए थे, महाराष्ट्र के लिए या और स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे, वो मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। और हमें जो महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन या ये जितने भी महाविकास अघाड़ी की लेड बाय कांग्रेस थे, वो किसी भी नैरेटिव को सेट नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि लोकसभा में इलेक्शंस में हमें देखने को मिल रहा था कि जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के इशू को बहुत स्ट्रांगली रेज किया था कि खतरे में है, और वो कहीं पे स्ट्राइक कर गया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दों के लिए कंसिस्टेंट नहीं है उठाने में, और जो सिचुएशन के हिसाब से रेज नहीं कर पा रहे हैं उन इश्यूज को जो कि स्टेट स्पेसिफिक होने चाहिए। तो पार्लियामेंट में इतना एग्रेसिव तो ये शायद अब ना हो पाए कि कहीं पे मोमेंटम इनके हाथ से लूज हो रहा है, जो लोकसभा के चुनाव परिणाम का असर भी देखा जा सकता है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल इसका असर दिखेगा, और मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी कांग्रेस उस मोड में नहीं जा रही है जिसमें इनको जाना चाहिए। इनको थॉरो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि ये इश्यूज ये पैरेलली टेकअप करते रह सकते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन से टेकअप करें या और जगह जो भी इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उससे पहले जरूरत है कि थॉरो इंट्रोस्पेक्शन करके ग्राउंड लेवल से एक शुरुआत करें और अपने कैडर को स्ट्रॉन्ग करें, जो हम पहले भी कई बार बात करते आए हैं कि कैडर को स्ट्रॉन्ग करें, एरिया स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दें, लोकल लीडरशिप्स को ग्रास रूट लेवल पे किसी तरह से एनकरेज करें, डेवलप करें। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक हमें, और वन आफ्टर अनदर ये इलेक्शंस को लूज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले, अभी तो आप पार्लियामेंट ये सेशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद दिल्ली के इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है, और फिर बिहार में है। तो अगर कांग्रेस अभी नहीं करते हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन के नाम पे अभी कुछ हमें नजर नहीं आएगा, बिकॉज जिस तरह से जो मैसिव ये मैंडेट है, जिस तरह की ये बीजेपी की जीत को देखा जा रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और बीजेपी की एक टाइम में प्रेजेंस थी ही नहीं महाराष्ट्र में। तो अब ये बड़े इंटरेस्टिंग आगे भी होगा कि बीजेपी वहां पे कैसे। विपक्ष से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक स्टेटस सीएलपी लीडर का मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी 29 सीट की आवश्यकता होती है, तो वो अभी किसी का नहीं आ रहा, क्योंकि ज्वाइंट उसमें सीएलपी लीडर नहीं माना जाता है गठबंधन को। पार्टी इंडिविजुअल आपके पास में होना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो भी एक परेशानी कांग्रेस के सामने और महाआघाड़ी के सामने रहेगी जी। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि हो सकता है महाविकास अघाड़ी में से भी काफी कोई एमएलए अपने आप ही वॉलंटियर करके महायुति की तरफ अपने आप से आ जाएंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, वो एक ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, और जितनी आवश्यकता है मुझे लगता है कि फुलफिल, क्योंकि अभी देखिए सबसे मोटी बात यह है कि बीजेपी अब किसी भी तरह के अंडर प्रेशर में नहीं रहेगी। बिल्कुल, उनको जितनी आवश्यकता है वो पूरी तरह से कर लेंगी, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अंतर वाला मामला नहीं लगता है मुझे। 102 से 133 सीट पे गए हैं, तो एमएलए सबको रहना है, इतनी जल्दी कोई सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ परिस्थितियां अलग होंगी, और देखना है, क्योंकि 26 तारीख तक वहां सरकार बनाना भी होगा, ये संवैधानिक बाध्यता भी है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फडणवीस को रेस में आगे बताते हैं,
और ये कहाँ कैसे कंप्रोमाइज करने की बात आएगी, देखने वाली बात होगी। आपने जो क्लू दिया है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक्सपर्टीज ये भी कहते हैं कि अभी नहीं तो समय के साथ साथ में ये सब चीजें बीजेपी अपने स्तर पे सब कुछ मैनेज करके सरकार को कायम रखेगी। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।